Hello my dear student. Today we are going to discuss about breathing and exchange, gases exchange. In this chapter we will discuss about a very important system. Without this system life cannot be possible, and that system is our respiratory system. और इस सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे कि हम लोग कैसे सांस लेते हैं और कैसे सांस छोड़ते हैं और कैसे ऑक्सीजन जाता है और हर एक सेल तक पहुंचता है और उसके बाद CO2 बन के बाहर निकल जाता है। ठीक है ना। तो इसमें मेनली दो प्रोसेस होता है। पहले तो होता है ब्रीदिंग। ठीक है ना। पहले क्या होता है? ब्रीदिंग। और फिर होता है रेस्पिरेशन। अल्टीमेटली करवाना क्या है? ये जो सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इस सिस्टम का उद्देश्य क्या है? रेस्पिरेशन कराना। रेस्पिरेटरी सिस्टम का उद्देश्य क्या है? रेस्पिरेशन कराना। और रेस्पिरेशन होगा कहाँ? तो रेस्पिरेशन एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है जो कि सेल के अंदर होगा। अब उसको होने के लिए सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। सेल को क्या चाहिए? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जाएगा कैसे सेल के अंदर? तो उसमें आएगा यही ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग क्या होता है पहले देख लेते हैं। रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हम लोग खा रहे हैं उसी का तो ऑक्सीडेशन होगा ना। जैसे कि हम लोग ग्लूकोज खा रहे हैं, ग्लूकोज मिल रहा है खाने से, ग्लूकोज का ही ऑक्सीडेशन होता है, यानी ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या हो जाएगा उसका? ऑक्सीडेशन। तो न्यूट्रिएंट्स वही है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द लिविंग सेल, सेल के अंदर जो भी लिविंग सेल है उसी में रेस्पिरेशन होगा। डेड में तो रेस्पिरेशन होगा। तो लिविंग सेल में न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होना और ऑक्सीडेशन के बाद क्या होगा? रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन किस लिए होता है? ताकि उसमें से एनर्जी बने। हम लोग किस लिए खा रहे हैं? ताकि खाने से न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होगा और ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलेगा। और वो एनर्जी किस चीज में काम आएगा? बायोलॉजिकल वर्क। मतलब हमारे बॉडी में जो भी काम हो रहा है उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी कहाँ से आएगा? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें हमारे न्यूट्रिएंट्स का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन के बाद उससे एनर्जी निकलता है। उस एनर्जी से ही बॉडी काम करता है। ठीक है। और दूसरा है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग किस पार्ट को बोलेंगे? ब्रीदिंग में क्या होता है? ब्रीदिंग का काम है कि अल्टीमेटली ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचा देना और वहां से जो CO2 निकला है उसको बाहर निकाल देना। तो ब्रीदिंग होता है एक्सचेंज ऑफ, मतलब एक्सचेंज मतलब बदलना। एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम एटमॉस्फेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल। एक्सचेंज मतलब क्या होता है कि मतलब एक चीज के बदले दूसरे चीज को बदलना। यहाँ पर किस चीज का एक्सचेंज हो रहा है? O2 के बदले CO2। O2 ले रहा है एटमॉस्फेयर से और CO2 एटमॉस्फेयर को निकाल दे रहा है। ठीक है ना। तो O2 के बदले CO2 एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज मतलब उसी एक के जगह पे दूसरे चीज ले लेना या बदल लेना। ठीक है ना। तो यही है रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग। आगे हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिटेल पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग मतलब ब्रीदिंग कैसे होता है और ब्रीदिंग से कैसे ऑक्सीजन हर एक सेल तक पहुंचता है। ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या प्रोसेस होता है उसी को हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले एटमॉस्फेयर है। ये क्या है? एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल जो हमारा है जिसमें एयर है।
अब एटमॉस्फेयर से जाएगा कहाँ? नोज में। नोज में जाएगा हवा, ठीक है ना, नाक में। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन। और फिर नोज से कहाँ जाएगा? नोज से अल्टीमेटली जाएगा कहाँ? एल्विलाई में, लंग्स में। लंग्स में जाएगा और वहां पर क्या होगा? एल्विलाई। एल्विलाई कुछ इस तरह का होता है, बैलून जैसा स्ट्रक्चर। और यहाँ पर अल्टीमेटली एयर चला आएगा, ठीक है। अब इसके चारों तरफ, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड बहते रहता है, ठीक है ना, ब्लड बहता रहता है। तो ये ब्लड क्या करेगा? इसमें डाल देगा क्या? CO2, और इसमें डाल देगा क्या? O2। एल्विलाई में ऑक्सीजनेटेड है एयर, ऑक्सीजन ज्यादा है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन ब्लड में चला आएगा और CO2 ब्लड से एल्विलाई में चला जाएगा। उसके बाद ये जो ब्लड है ये अल्टीमेटली ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ? सर्कुलेटरी सिस्टम में। और ये सर्कुलेटरी सिस्टम से जाएगा टिश्यू के पास। ये क्या है? टिश्यू। यहां से ट्रांसपोर्ट हुआ, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, और ये अल्टीमेटली आया यहाँ पे। ऑक्सीजन अब जाएगा अंदर टिश्यू में, और टिश्यू में क्या हो रहा होगा? C6H12 O6। यहाँ पर ऑक्सीजन जाकर क्या बनाएगा? ATP। और निकालेगा क्या? CO2। और ये CO2 फिर से सर्कुलेटरी सिस्टम में चला आएगा। अब ये CO2 फिर से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा कहाँ? ब्लड में, और एल्विलाई के पास जाएगा। ये CO2 जा रहा है और CO2 चला जाएगा कहाँ? एल्विलाई में, और एल्विलाई से फिर से नोज तक आएगा, और नोज से फिर से एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। और इस प्रोसेस को बोलेंगे एक्सपायरेशन। तो पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारा है उसमें यही सिस्टम चलता है। वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन आएगा, नाक के थ्रू इंटर करेगा, जिसको बोलेंगे इंस्पायरेशन, जिसको बोलते हैं सांस लेना। और वो अल्टीमेटली लंग्स में जाएगा, लंग्स के एल्विलाई में जाएगा। एल्विलाई ये छोटे छोटे बैलून जैसा स्ट्रक्चर है। यहाँ से एयर ब्लड में जाएगा, और ब्लड से फिर ट्रांसपोर्ट होगा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू टिश्यू में। और टिश्यू में ये क्या हो रहा है? टिश्यू में है, टिश्यू के सेल में है ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिस्पायरेशन करेगा, और रिस्पायरेशन से बनाएगा क्या? एनर्जी, और साथ में CO2 रिलीज करेगा। वो CO2 फिर से एल्विलाई के पास आएगा ब्लड के थ्रू, और एल्विलाई में चला जाएगा। एल्विलाई से फिर नोज तक आएगा, और नोज से फिर से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो यही चक्कर चलता रहता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, और गैसियस एक्सचेंज होते रहते हैं। तो ये सब क्या हो रहा है? गैस एक्सचेंज हो रहा है। O2 जा रहा है अंदर और CO2 बाहर आ रहा है।
यहाँ पे भी O2 अंदर जा रहा है, CO2 बाहर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी O2 का गैस का एक्सचेंज हो रहा है, मतलब एक गैस इंटर कर रहा है, एक गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये सबको बोलेंगे गैसेस एक्सचेंज और ब्रीदिंग। और इसमें जो हो रहा है सेल टिश्यू में जो हो रहा है, टिश्यू में क्या हो रहा है, ग्लूकोज से ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और बना रहा है क्या, एटीपी और CO2, एटीपी और ये CO2 फिर से बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। तो यही प्रोसेस चलता रहता है और हम लोग के बॉडी में हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचते रहते हैं, ठीक है ना। इसी को अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट, ठीक है। तो अब हम लोग देख रहे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप का रेस्पिरेशन करने का तरीका पाया जाता है, ठीक है। तो अगर शुरुआती दौर में देखें, शुरुआती दौर में सबसे पहले एनिमल्स किस रूप में आया, प्रोटोजोआ के फॉर्म में, जो कि यूनिसेल्युलर एनिमल्स था, एक सेल का होता है। अमीबा, ये सब अमीबा, पैरामीशियम, ये सब प्रोटोजोन था। उसके बाद सेल्युलर एग्रीगेट्स आए जिसको पॉलीफेरा बोलते हैं, मतलब यूनिसेल्युलर सेल, इसमें मतलब है तो मल्टी सेल्युलर, लेकिन बहुत सारे सेल आपस में जुड़ना स्टार्ट किए, पूरी तरह से जुड़े नहीं थे, बस एग्रीगेट बनाया था, सेल का एग्रीगेट, तो पॉलीफेरा। फिर उसके बाद मल्टी सेल्युलर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आया, स्लेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेलमिन्थेस, एस्केलमिन्थेस। तो ये सब सिंपल टाइप के एनिमल्स हैं, ठीक है ना। ये सब क्या है, सिंपल टाइप के एनिमल्स। और ये सब में रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं है स्पेशल, जैसे हम लोग में रेस्पिरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन है लंग्स, ठीक है ना। और भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो भी जुड़ा हुआ ऑर्गन है सब रेस्पिरेशन में ही मदद करता है। लेकिन ये सब जो एनिमल है, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, एस्केलमिन्थेस तक, यहाँ तक कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्पेशल नहीं है जो रेस्पिरेशन कराएगा। तो इन लोग रेस्पिरेशन करता कैसे होगा, रेस्पिरेशन तो करेगा ना जीने के लिए। तो इसका जो भी ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज है वो बॉडी सरफेस से ही हो जाता है, ठीक है ना, बॉडी सरफेस से। अब अमीबा एक सेल का है तो उसका तो बस सेल से CO2 निकल जाएगा और ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगा। सेल में क्या होगा, और इसमें ऑर्गन का जरूरत है, हाँ इसमें थोड़ा ऑर्गन का जरूरत है ये सब में, लेकिन ये सब भी सिंपल बॉडी सरफेस से गैस का एक्सचेंज कर लेता है। जैसे कि ये लंबा सा कोई, ये सब एस्केलमिन्थेस वगैरह है, प्लेटिहेलमिन्थेस। अब इसका बॉडी सरफेस से ऑक्सीजन जाते रहेगा और CO2 बाहर आते रहेगा, ठीक है ना। तो बॉडी सरफेस से गैस एक्सचेंज होते रहते, ठीक है। तो जिस एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं पाए जाते हैं उसमें सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन बॉडी में इंटर करेगा और CO2 बाहर डिफ्यूज हो जाएगा, ठीक है ना, सिंपल टाइप का रेस्पिरेशन। लेकिन एनिलिडा के बाद कुछ रेस्पिरेटरी ऑर्गन बनने लगे, ठीक है ना। जैसे कि सबसे पहले एनिलिडा में देखा गया अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म में देखा जाता है एक स्किन जैसा बॉडी के सरफेस पे स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। जो अर्थवॉर्म का स्किन है ना उसको क्या बोल रहे हैं, क्यूटिकल। वो क्यूटिकल कैसा होता है, मॉइस्ट होता है, नमी होता है, लगता है गीला है, मॉइस्ट मतलब गीला गीला स्किन होता है। तो उसी मॉइस्ट स्किन के क्यूटिकल के कारण एनिलिडा या अर्थवॉर्म गैसेस एक्सचेंज करता है, ठीक है ना, क्यूटिकल के थ्रू। वो भी समझो बॉडी सरफेस के थ्रू ही कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आर्थ्रोपोडा में, इंसेक्ट में हम लोग कॉकरोच में पढ़े थे कि वहां पर ट्रैकिया के थ्रू
ट्रैकियल सिस्टम होता है जिसके थ्रू पूरा रेस्पायरेशन होता है और उसमें कोई रेस्पायरेटरी पिगमेंट नहीं होता है। पूरा ट्रैकियल सिस्टम ही हर एक टिश्यू तक ऑक्सीजन लेकर जाता है, ठीक है। और कुछ आर्थ्रोपोडन है जो स्पाइडर मतलब मकड़ी में क्या होता है, बुक लंग्स होता है। बुक लंग्स जैसा एक खास टाइप का रेस्पायरेटरी ऑर्गन है, ठीक है ना। ये बस याद रखना है, बुक लंग्स। ज्यादा डिटेल हम लोग इसके बारे में नहीं पढ़ना, बस नाम याद रखना है कि इसमें रेस्पायरेटरी ऑर्गन क्या है, बुक लंग्स। वैसे ही मोलस्का में देखेंगे, आर्थ्रोपोडा के बाद मोलस्का आता है। मोलस्का में देखेंगे गिल्स से सांस लेता है, ठीक है ना, गिल्स। एक्टिनोडर्मेटा में भी बॉडी सरफेस से होता है, बॉडी सरफेस से, या फिर डर्मल ब्रैंकी होता है, डर्मल ब्रैंकी मतलब बॉडी सरफेस पे ही ये स्ट्रक्चर होता है, डर्मल ब्रैंकी, जिसके थ्रू गैस डिफ्यूज होता है, ठीक है। फिर वर्टिब्रेट्स में आ जाएं तो फिश है, फिश और टैडपोल। टैडपोल तो फ्रॉग का लार्वा होता है, लेकिन ये मछली जैसा ही दिखता है, छोटा छोटा फिश जैसा ही अपना जिंदगी पूरा करता है। तो फिश और टैडपोल दोनों में गिल्स होता है, सांस लेने के लिए गिल्स, क्योंकि ये सब हमेशा पानी में ही रहते हैं, तो पानी में सांस कैसे लेगा, गिल्स के द्वारा। उसके बाद एम्फीबियन जो फ्रॉग है, फ्रॉग में हम लोग देखे थे कि 3 तरह का रेस्पायरेशन होता है। लंग्स के थ्रू, लंग्स भी होता है, स्किन भी है, स्किन के थ्रू भी, क्योंकि उसका भी स्किन मॉइस्ट होता है, गीला, और बक्कोफेरेंजियल कैविटी होता है। तो अगर लंग्स के थ्रू रेस्पायरेशन हो रहा है तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पायरेशन, बताए थे फ्रॉग में ही। स्किन के थ्रू हो रहा है तो क्यूटेनियस रेस्पायरेशन बोले, और बक्कोफेरेंजियल रेस्पायरेशन। उसके बाद रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स में क्या आ गया, लंग्स। इसमें क्या आ गया, लंग्स से ये सब रेस्पायरेशन कंप्लीट करता है, ठीक है ना। तो यही है डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल, ठीक है। तो जितने भी एनिमल किंगडम में डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, उनके बस रेस्पायरेटरी सिस्टम का नाम हम लोग जान गए, ठीक है ना, कि कैसे किस ऑर्गन के थ्रू रेस्पायरेशन करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। लेकिन हम लोग को डिटेल पढ़ना है ह्यूमन रेस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में, ठीक है ना, कि हम लोग कैसे सांस लेते हैं और कैसे छोड़ते हैं, उसमें कौन कौन सा ऑर्गन यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पायरेटरी सिस्टम को समझते हैं। तो हमारे रेस्पायरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नोज से। ये क्या है, नोज। इस नोज में 2 छेद है जिसको बोलते हैं क्या, नॉस्ट्रिल। जो नाक का बाहर का छेद है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये दोनों एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल को 2 हिस्से में बांटता है, जो दीवार है बीच में उसको क्या बोलते हैं, नेसल सेप्टम। नेसल जो दोनों छेद को बांट रहा है ना, अलग अलग छेद में, उसको बोलते हैं क्या, नेसल सेप्टम। इस तरह से जो अंदर में है, ठीक है। अब इस नोज में क्या क्या होता है ये देखो। तो नोज में होता है पहले कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और फिर कुछ टाइप के सेल्स होते हैं, और यहाँ पर ब्लड का सप्लाई बहुत ज्यादा होता है, ठीक है ना। अंदर मतलब एक्सटर्नल नोस्ट्रिल के अंदर जो चेम्बर बना हुआ है उसको क्या बोलते हैं, नेसल चेम्बर, मतलब नाक का चेम्बर। ये क्या है, अंदर में 2 नेसल चेम्बर। ये दोनों नेसल चेम्बर में क्या होता है, हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, और आगे कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिससे
म्यूकस निकलते रहता है, एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जिसको बोलते हैं क्या, म्यूकस। अब इस नोज का काम क्या है, नोज का काम क्या है? तो सबसे पहले तो यहाँ पर हेयर्स जो है, यहाँ पर जो हेयर है, यहाँ पर का हेयर, ठीक है ना, इस हेयर का काम है कि जो भी डस्ट पार्टिकल वगैरह आ रहा है उसको ट्रैप कर ले, पकड़ ले, उसको अंदर ना जाने दे, ठीक है ना। तो हेयर का काम क्या है, फिल्टरिंग, फिल्ट्रेशन, मतलब नाक का काम है, पहला काम तो फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन ऑफ डस्ट पार्टिकल, है ना, फिल्ट्रेशन हो गया। क्या चीज का फिल्टर करेगा, डस्ट पार्टिकल, डस्ट को अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है ना, मतलब जितना ज्यादा रोक सकता है रोक सकता है। उसके बाद यहाँ पर कुछ स्पेशल टाइप के ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, जिसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। वो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करता है, सूंघने में मदद करता है, स्मेलिंग, सेंस ऑफ स्मेल जनरेट करता है। जो भी हम लोग सूंघते हैं किसके मदद से सूंघते हैं, यहीं पर कुछ स्पेशल टाइप के रिसेप्टर्स हैं। रिसेप्टर्स वो होते हैं जो किसी भी टाइप का स्टिमुलस को रिसीव करके नर्वस सिस्टम को भेज दे, ठीक है ना। तो सारे सेंस ऑर्गन में होते हैं रिसेप्टर्स जो पता लगाते हैं कि आखिर क्या आ रहा है, बाहर से क्या आ रहा है। तो यहाँ पर नाक में क्या जाएगा, मेनली एयर जाएगा। एयर का जो क्या होगा, ऑर्डर, एयर का क्या होगा, ऑर्डर, मतलब उसका खुशबू, खुशबू या फिर बदबू, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो उसको स्मेल करने में ये हेल्प करेगा। तो दूसरा काम क्या हो गया, स्मेलिंग। स्मेलिंग से पता चलेगा कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो वातावरण है, उसमें जो एयर है वो हमारे लिए सही है कि नहीं, ठीक है ना। क्योंकि कुछ बदबूदार जो गैस होगा वो हम स्मेल के जरिए हम लोग पहचान जाएंगे कि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, ठीक है ना। तो मतलब एक तरह का आइडिया देता है कि हमारे आसपास में एटमॉस्फेयर में जहरीला गैस है या फिर फायदेमंद, ठीक है। तो दूसरा काम है स्मेलिंग। फिर तीसरा काम है, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस का सेक्रेशन भी होते रहता है, म्यूकस का सेक्रेशन भी होता है। तो देखो ये पूरा नेसल चेम्बर जो है ये एक खास टाइप के टिश्यू से बना हुआ है, एक खास टाइप के टिश्यू से बना हुआ है। टिश्यू हम लोग पढ़े हैं और उस टिश्यू में हम लोग एक टाइप पढ़े थे PCCGE। इसका फुल फॉर्म होता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनार ग्लैंड्यूलर एपिथेलियम। क्योंकि कोई भी कवरिंग का काम करता है वो कौन सा टिश्यू होता है, एपिथेलियम टिश्यू। यहाँ पर भी एपिथेलियम टिश्यू है, लेकिन कैसा टाइप, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। मतलब स्यूडो स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या बताए थे कि वैसा टिश्यू जो दिखने में मल्टीलेयर लगता है, होता नहीं है मल्टीलेयर, तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। सिलिएटेड है, सी से सिलिएटेड, यही सब जो सीलिया लगा हुआ है हेयर जैसा, ठीक है। उसके बाद कॉलमनार टिश्यू है, कॉलम के जैसा हो, ठीक है। और ग्लैंड्यूलर है, क्योंकि यहाँ पे म्यूकस सिक्रेट कर रहा है, एक गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ जिसको म्यूकस बोलते हैं, वो म्यूकस सिक्रेट कर रहा है। अब म्यूकस का काम क्या है, म्यूकस भी क्या करता है कि मान लो जो नहीं फंस पाया हेयर से, नोज का जो हेयर है उसमें कुछ मान लो डस्ट पार्टिकल नहीं फंस पाया, तो वो क्या करेगा, म्यूकस में जाकर चिपक जाएगा, ठीक है ना। वो क्या करेगा, म्यूकस में जाकर चिपक जाएगा और म्यूकस के जरिए फिर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एयर कंडीशनिंग, एयर कंडीशनिंग भी
नोज का काम है, मतलब एसी का काम करता है। एयर कंडीशन मतलब एसी, तो नोज हमारा एसी का भी काम करता है। कैसे? तो जो भी अगर बहुत ज्यादा ठंडा हवा जा रहा है अंदर, बहुत ज्यादा ठंडा का दिन है, बहुत ज्यादा ठंडा हवा जा रहा है, तो ये नाक से गुजरते गुजरते वो हवा बॉडी टेम्परेचर के इक्वल आ जाएगा। जितना बॉडी टेम्परेचर होता है उसके इक्वल लगभग ले आएगा यहाँ से गुजरते गुजरते, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई है। तो जहाँ पर भी ब्लड होगा वहाँ पर गर्मी होगा, क्योंकि वो टेम्परेचर होम्योस्टैसिस में हेल्प करता है, टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ब्लड। तो यहाँ पर हमेशा वार्म रहेगा, ब्लड का सर्कुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पर जब भी एयर जाएगा ना, यहाँ पर जब भी एयर जाएगा तो एयर उस वार्मनेस के कांटेक्ट में आकर वो भी गर्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब इसको उतना ही टेम्परेचर में ला देना है जितना बॉडी का टेम्परेचर, ताकि अंदर में न ठंडा एयर जाए ना गर्म। गर्मी में लहर धूप चलता है, पूरा लू चलता है, उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म हवा अंदर जाता है तो नाक सूखने लगता है। ठीक है ना, तो उस एयर को भी ठंडा कर देता है, उस एयर को भी ठंडा कर देगा। और अगर ठंडा हवा है तो उसको गर्म करके बॉडी टेम्परेचर पे ले आएगा। ठीक है ना, तो एयर कंडीशनिंग भी इसका काम है। तो नोज का देखो कितना काम है, पहले फिल्ट्रेशन कर रहा है, फिर स्मेलिंग, फिर एयर कंडीशनिंग, और इसके बाद फिर एयर पहुंचता है आगे की ओर। इस पार्ट को बोलते हैं, ये जो पार्ट है पूरा, इसको बोलते हैं क्या, फैरिंग्स। फैरिंग्स, ये फैरिंग्स वो जगह है जहां पर मुंह का रास्ता और नाक का रास्ता दोनों एक हो जाता है। ठीक है ना, मुंह का रास्ता और नाक का रास्ता दोनों एक हो जाता है। तो इसका भी 3 पार्ट होता है। जो नेसल चैम्बर की तरफ है उसको बोलते हैं नासोफैरिंक्स। ठीक है, तो नासोफैरिंक्स से होते हुए यहाँ पर एयर आ जाएगा और कहाँ जाएगा, ट्रैकिया। कहाँ जाएगा, ट्रैकिया में। यहाँ पर दो पाइप है, फैरिंग्स के बाद 2 पाइप खुलता है यहाँ पे। एक को बोलते हैं ट्रैकिया जो श्वास नली है, फूड एयर पाइप है, और दूसरा है एसोफेगस जिसको बोलते हैं फूड पाइप। इससे खाना जाएगा और इससे हवा, इससे जाएगा एयर। अब यहाँ पर देखो एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होता है, ढक्कन होता है कार्टिलेज का बना हुआ, वो क्या करता है, इसके ओपनिंग को ढकने का काम करता है, कवर करने का काम करता है। अब याद रखना कि ट्रैकिया का जो ओपनिंग है, जो मुंह है, ट्रैकिया का जो ओपनिंग है उसको बोलते हैं ग्लोटिस, और जो एसोफेगस का ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, गल्ले। अब जब खाना आएगा तो खाना इस पे टकराएगा तो ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ट्रैकिया में जाने से बच जाएगा खाना। ठीक है ना, लेकिन अगर खाते समय बोलते रहेंगे तो हो सकता है कि खाना इसमें चला जाए, तो फिर इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो ये बंद हो जाता है और खाना इसमें चला जाता है। लेकिन हवा का क्या है, हवा इधर ही जाएगा। ठीक है ना, हवा इधर ही जाएगा। अब आगे देखें तो ये ट्रैकिया है, ये लगभग 12 सेंटीमीटर का लंबा होता है, 12 सेंटीमीटर लंबा, 12 सेंटीमीटर लंबा। अब इसमें देख रहे हैं कि रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, बताए थे कि ये भी कार्टिलेज का बना होता है। ये क्या है, सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, सी शेप, क्योंकि ये चारों तरफ से नहीं घेरता है, ये एक साइड पे होता है। ठीक है ना, क्योंकि चारों तरफ से अगर घेरता तो इससे गोल हो जाता, लेकिन सिर्फ एक तरफ से सामने से घेर रहा। ठीक है, और यहीं पर होता है लैरिंग्स, यहीं पर होता है क्या, लैरिंग्स, जो आवाज को वॉइस प्रोडक्शन में हेल्प करता है।
ठीक है ना, जो भी आवाज आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, लैरिंग्स के कारण। इसी को बोलते हैं क्या, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स। इसके आगे हम लोग ट्रैकिया के आगे लंग्स में चलेंगे, आगे का स्ट्रक्चर इसके बाद देखेंगे, ठीक है।